सुप्रभात बच्चों। तो अब हम आगे का पाठन करें। अभी तक हमने पढ़ा कि गांधी जी बहुत सादा जीवन बिताते थे और अपने आश्रम में आए हुए अतिथियों के सुख सुविधा का और उनका पूरा ध्यान रखते थे और उनका बहुत स्वागत भी करते थे। उनके आश्रम में हमेशा कोई न कोई बैठक होती रहती थी। वहाँ आए दिन स्वतंत्रता से संबंधित गतिविधि के लिए रणनीति तैयार होती रहती थी। और उस दिन भी कुछ खास था क्योंकि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद आने वाले थे। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद उस समय भारत में एक प्रसिद्ध लेखक, कवि और पत्रकार थे जिन्होंने लेखन के जरिए स्वतंत्रता में योगदान दिया था। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद एक उच्च जीवन स्तर जीते थे, इसलिए गांधी जी ने उनके लिए कुर्सी मंगाई थी। गांधी जी लापरवाही पसंद नहीं करते थे। वे स्वदेशी वस्तुओं का प्रचार प्रसार करते थे। गांधी जी अतिथियों के स्वागत में कोई कमी नहीं रखते थे और कागज़ के अपव्यय के विरोधी थे। ये फिजूल खर्ची पसंद नहीं करते थे और भटके हुए लोगों को रास्ता भी दिखाते थे। अब आगे का पाठ पढ़ें। एक दिन आश्रम के उस समय के मंत्री छगनलाल जोशी ने कहा कि आश्रम में कोठार के काम में हिसाब में कुछ गड़बड़ी हो गई है। तो उस दिन शाम की प्रार्थना में उन्होंने कहा, छगनलाल भाई ने इस सत्य को छिपाकर रखा, यह बहुत बुरी बात हुई है। हम इस आश्रम को सत्याग्रह आश्रम कैसे कहें। उनका कहना था कि यहाँ बस सच्चाई की बातें हों। अगर किसी ने कुछ गड़बड़ी को छुपा कर रखा है तो ये भ्रष्टाचार हुआ। वे भ्रष्टाचार के विरोधी थे। छगनलाल जोशी गांधी जी के ही भतीजे थे। गांधी जी आत्मशुद्धि के लिए उपवास की बात करने लगे। गांधी जी ने उन्हें कहा कि आत्मशुद्धि के लिए उपवास करो। किसी ने यह बताया कि कस्तूरबा को किसी ने 4 रुपये उपहार में दिए थे। वह आश्रम के दफ्तर में जमा नहीं किए गए। जब गांधी जी को यह भी पता चला कि कस्तूरबा ने 4 रुपये वहाँ आश्रम में जमा नहीं किए हैं तो उन्हें बहुत बुरा लगा। वे रात के 3 बजे तक आत्मशुद्धि पर लेख लिखते रहे। उस दिन वो रात में बहुत देर तक लेख लिखते रहे आत्मशुद्धि पर कि हमें अपनी आत्मशुद्धि, आत्मा की शुद्धि कैसे करनी चाहिए। उसमें उन्होंने बड़ी सख्ती के साथ छगनलाल और कस्तूरबा की आलोचना की। उस लेख में उन्होंने कस्तूरबा की भी आलोचना की और छगनलाल की भी। मतलब वो भ्रष्टाचार के मामले में किसी को ही माफ़ नहीं करते थे। उन्हें लगता था कि इस आश्रम में सब कुछ खुला हुआ होना चाहिए और यह सत्य का आश्रम है। और गांधी जी की इस आलोचना से लोगों को लगा कि देखो, इन्होंने अपनी पत्नी की भी आलोचना की है। हैदराबाद में सरोजनी नायडू ने यह लेख पढ़ा। हैदराबाद में सरोजनी नायडू ने यह लेख पढ़ा और उन्हें बहुत बुरा लगा कि गांधी जी ने अपनी पत्नी का इस तरह सबके सामने अपने लेख में अपमान किया है। आश्रम में आकर उन्होंने गांधी जी से अपना गुस्सा व्यक्त किया। तो सरोजिनी नायडू ने जब यह लेख पढ़ा कि गांधी जी ने किस तरह से अपनी पत्नी के बारे में लिखा है तो उन्होंने आकर गांधी जी पर इसके लिए गुस्सा भी किया था। और गांधी जी ने कहा, सरोजनी देवी, यह नाराज़ होने की बात नहीं है। मैं इसे बड़ी खुशी का दिन मानता हूँ। भगवान ने मुझे एक बड़े पाप से बचा लिया। आज मैं अपने नज़दीकी रिश्तेदारों के दोष नहीं बताता तो कल सारे आश्रम में यह बात फैल जाती और धीरे धीरे भ्रष्टाचार हमारे सारे जीवन को खा जाता। गांधी जी का कहना था कि अगर हमारा अपना भी कोई गलत करता है तो हमें उसे खोल देना चाहिए। अगर हम अपनों की गलती को छुपाएंगे तो धीरे धीरे भ्रष्टाचार बढ़ता चला जाएगा। गांधी जी छोटी से छोटी भूल के सार्वजनिक प्रायश्चित में विश्वास करते थे। उनका कहना था कि कोई आपसे अगर कोई भूल हो जाती है तो उसका प्रायश्चित हमें सबों के सामने करना चाहिए। इससे वे पत्नी, पुत्र, मित्र किसी को क्षमा नहीं करते थे। साबरमती आश्रम में गांधी जी ने यह नियम बनाया था कि आश्रम में पैदा होने वाली साग भाजी ही काम में लाई जाए, बाहर से कोई साग भाजी न मंगाई जाए। गांधी जी का यह भी कहना था कि आश्रम में ही जो ज़मीन है उसी में लोग मेहनत करके साग भाजी उपजाएं और यही यहाँ पर बनेगा, बाहर से यहाँ सामान नहीं आता था। उस समय आश्रम के खेत में कद्दू खूब होते थे, इसलिए रोज़ उसी की सब्ज़ी बनती थी। उस समय वहाँ पे खूब कद्दू उपजता था और लोग खूब कद्दू की सब्ज़ी खाते थे। तो
यहाँ तक आपको क्या समझ में आया कि गांधी जी भ्रष्टाचार के विरोधी थे, और कोई अपना भी कोई गलती करता था, कुछ गलत काम करता था, तो वो उसे भी सार्वजनिक रूप से प्रायश्चित करने को कहते थे। वे स्वदेशी वस्तु के इस्तेमाल पर जोर देते थे। उनका कहना था कि हमारे आश्रम में जो भी साग भाजी उपजाई जाती है उसे ही आश्रम में बनाया जाए। उन्होंने अपनी पत्नी तक की आलोचना अपने लेख में की थी, जिसके लिए सरोजिनी नायडू ने उन पर गुस्सा भी दिखाया था। तो बच्चों, तुम लोग यहाँ तक पाठ समझ गए होंगे। गांधी जी के जीवन के कुछ घटनाओं का वर्णन है इस पाठ में। अब हम आगे पढ़ते हैं। उस समय आश्रम के खेत में कद्दू खूब होते थे, इससे रोज़ उसी की सब्जी बनती थी। इस सब्जी को भी बड़े बड़े टुकड़ों में काटकर और उबाल कर रख दिया जाता था। उसमें नमक नहीं डाल जाता था। जिसे ज़रूरत होती थी वो ऊपर से नमक ले सकता था। आश्रमवासी भाई बहनों की गांधी जी से शिकायत करने की हिम्मत नहीं होती थी। किसी की भी गांधी जी से शिकायत करने की हिम्मत नहीं होती थी। ऐसा नहीं था कि लोग गांधी जी से डरते थे, लेकिन लोग इनका इतना आदर और सम्मान करते थे, कोई भी उनसे अनावश्यक बात नहीं करता था। श्री नरहरि भाई पारिक की पत्नी ने कद्दू की सब्जी पर एक गीत ही लिख डाला। बा ने यह गीत सुना तो गांधी जी के पास शिकायत लेकर पहुंची। उन्हें गीत की बात सुनाती हुई बोली, आपको कद्दू की सब्जी भी अच्छी मुसीबत है, आपकी कद्दू की सब्जी भी अच्छी मुसीबत है। एक बहन को बादी हो गई है, दूसरी के सिर में चक्कर आते हैं और तीसरी को डकारों के मारे चैन नहीं है। कद्दू का साग क्या अभी सिर्फ उबाल कर बनाया जाता है? उसे मेथी का बघाड़ लगना चाहिए, गरम मसाला चाहिए, तब तो ठीक रहता है, वरना तो नुकसान करेगा ही। अगले दिन प्रार्थना के बाद गांधी जी ने कहा, हमारे आश्रम में एक नए कवि पैदा हुए हैं, अब हमें उनकी कविता सुननी चाहिए। इसके बाद गांधी जी ने नरहरि भाई की पत्नी मणि बहन से कद्दू के संबंध में लिखा वह गीत गवाकर सुना। गीत पूरा होने पर गांधी जी ने हंसते हुए कहा, अच्छा, तुम लोगों की शिकायत मंजूर। जिन्हें बघाड़ लगाकर और मसाला डालकर सब्जी खानी हो वे मुझे अपना नाम लिखा दें। गांधी जी सोचते थे कि बहनें संकोच के मारे अपना नाम नहीं लिखाएंगी। तभी बा बीच में ही बोल उठी, इस तरह कोई बहन अपना नाम आपको नहीं देगी, हम सब बहनें मिलकर खुद ही नाम तय कर लेंगी। गांधी जी बोले, तो ठीक ऐसा ही करो, लेकिन देखना इसमें बच्चों को शामिल मत करना, बच्चे बिना मसाले की सब्जी पसंद करते हैं। बा के पास इसका उत्तर था, इस तरह बच्चों को बहका बहका कर आप अपने पक्ष में कर लेते हैं। इसके बाद बहनों ने अपना नाम लिखा दिया और गांधी जी से मसाला खाने की इजाज़त पा ली। मगर गांधी जी से किसी को आराम से मसाला खाने देने वाले थोड़े ही थे। बहनें गांधी जी के सामने वाली पंक्ति में ही खाने बैठती थी। गांधी जी उनको ताना मारते हुए कहते थे, क्यों बघार कैसा लगा है, सब्जी चटपटी बनी है ना। वो भी कम नहीं थी, बा भी कम नहीं थी। वो गांधी जी से कहती, अब रहने भी दीजिए, आप क्या कुछ कम थे? हर रविवार को मुझसे पूरन पोली और पकौड़ियाँ बनवाकर पहले चटकर जाने वाले आप ही थे या कोई और? तो पूरन पोली एक बड़ा ही स्वादिष्ट व्यंजन है जो गुजरात और महाराष्ट्र में बनाया जाता है। गांधी जी कहते, तू तो मेरी सारी पोल खोल देगी। इस तरह गांधी जी आश्रम में आने वाले हर छोटे बड़े व्यक्ति का खुद ख्याल रखते। मतलब गांधी जी को कद्दू बहुत पसंद था, वो आश्रम में कद्दू ही बनता था। लेकिन जब सादा कद्दू खाकर लोगों का मन भरने लगा और लोगों ने गांधी जी से कहा कि हम मसाला वाला कद्दू खाना चाहते हैं, बघार वाला कद्दू खाना चाहते हैं, तो गांधी जी ने उनको इसकी अनुमति दे दी। तो गांधी जी हर छोटे बड़े व्यक्ति का ख्याल रखते थे। कस्तूरबा और दूसरे आश्रम के भाई बहनों को स्वयं सेवाओं से उदाहरण देते जाते। वो खुद सेवा करके लोगों के सामने सेवा का उदाहरण प्रस्तुत करते थे। वे खुद करते फिर कहते। गांधी जी केवल उपदेशक नहीं थे, कर्मयोगी थे। गांधी जी केवल उपदेश देना नहीं जानते थे, वे खुद करके दिखाते थे। तो बच्चों, इस पाठ से हमें लेखक ने गांधी जी के जीवन की बहुत सारी बातें बताई हैं। सबसे प्रमुख रूप से उन्होंने बताया कि गांधी जी सिर्फ उपदेशक ही नहीं, कर्मयोगी भी थे। हमने देखा इस पाठ में कई ऐसी बातें आई हैं जिससे गांधी जी के स्वभाव का पता चलता है। गांधी जी हर अतिथि का सेवा सत्कार करते थे, अतिथि के सुख दुख का ख्याल करते थे।
अतिथि के सुख दुख का ख्याल करते थे। गांधी जी उनकी छोटी छोटी बातों का ध्यान रखते थे। गांधी जी कागज़ के अपव्यय को रोकते थे। गांधी जी स्वदेश में बने वस्तुओं के इस्तेमाल पर जोर देते थे। गांधी जी गलत रास्ते पर भटक रहे नौजवानों को भी सही रास्ता दिखाते थे। और गांधी जी अपने आश्रम में किसी भी प्रकार के भ्रष्टाचार को सहन नहीं करते थे। वे छोटे छोटे बच्चों की ज़रूरतों को भी बारीकी से ख्याल रखते थे। उन्हें यह पता था कि बच्चे मसाला वाली सब्ज़ी पसंद नहीं करते हैं, तो उन्होंने महिलाओं को यह कह दिया कि सब्ज़ी में ज़्यादा मसाला नहीं डालेंगे। तो यह डॉक्टर प्रभाकर माचवे द्वारा लिखित एक संस्मरण है, जिसमें उन्होंने अपनी याद के आधार पर गांधी जी के व्यक्तित्व के बारे में लिखा है।